गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट 4 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है नामक कविता पर आधारित जो हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस पार्ट 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। यानी कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। यानी छायावाद ही एक युग है हमारा, उस युग की सबसे बड़ी यह विशेषता होती है कि वह अंतर मन के भावों को बाहरी दुनिया से एकदम सामंजस्य बैठा करके दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है बाहर की दुनिया और अंतर मन की दुनिया को एक समान दिखा देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस कविता अट नहीं रही है कविता से उन पंक्तियों को दिखाना है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि जो पंक्तियाँ हैं वो प्रकृति के स्थिति को हमारे अंतर्मन के भावों से किस तरह से सामंजस्य करके दिखाती हैं। तो देखिए, उसमें पहली पंक्ति है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। क्योंकि यहाँ फागुन की शोभा का या उसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। और केवल इतना ही नहीं है, बल्कि वह लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण करता है। जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर करना, ये तीनों स्थितियाँ जो हैं ये फागुन और मानव मन दोनों के लिए ही प्रयुक्त की गई हैं। इसलिए यहाँ आकर के फागुन और मानव मन मानो एक समान हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव मन से भी प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि फागुन की आभा यानी आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक ना। अर्थात फागुन की सुंदरता जो है वह कहीं समा नहीं पा रही है, अर्थात वह बाहर छलकने के लिए लालायित हो रही, बाहर छलक पड़ रही है। और वहीं उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानव जो है वह उस फागुन की सुंदरता को देख करके मानव का मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहा है, तरंगायित हो रहा है। ठीक ना, उत्साहित हो रहा है। अर्थात उसकी भी सुंदरता को देखकर मानव मन का उत्साह भी आकाश में उड़ने की इच्छा करता है, उड़ना चाहता है। अर्थात उसकी भी प्रसन्नता हमको ठीक उसी तरह दिखाई दे रही है जैसे फागुन के शरीर की सुंदरता हमको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से कवि ने दोनों में, मानव अंतर्मन में और बाहरी दुनिया की सुंदरता में एक सामंजस्य बनाया है, दिखाया है। ठीक, आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? देखिए, फागुन का महीना अत्यधिक मस्त और शोभाशाली होता है। उसका रूप, सौंदर्य, रंग बिरंगे फूल, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि फागुन वसंत महीने के आसपास होता है, तो जिससे चारों तरफ फूल खिले होते हैं, वृक्षों में नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यानी वृक्ष में नए पत्ते आए हुए होते हैं। वृक्ष जो है वो फूलों और पत्तों से लदा होता है, अर्थात चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता फैली होती है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना होता है कि उस पर से आँख हटाने का मन ही नहीं करता है। ठीक है ना। और शायद इसीलिए कवि की भी आँख उस फागुन की सुंदरता से हटती नहीं है। ठीक है ना। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? देखिए, कवि जो है वो प्रकृति को अत्यधिक व्यापक बता रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरह से उसकी व्यापकता का वर्णन किया गया है। देखिए, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेकों प्रकारों से किया है। जैसे उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है, जैसे घर घर में फैला हुआ दिखाया गया है। एक पंक्ति आपने पढ़ा है, घर घर भर देते हो।
यानी प्रत्येक घर में उसे फैला हुआ दिखाया गया है। क्योंकि कवि जो है वह जानबूझकर इस प्रकृति की व्यापकता को किसी एक दृश्य में नहीं बांधना चाहता है, बल्कि उसे असीम दिखाना चाहता है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही हैं, और घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, जैसे सुंदरता का भरना, प्रत्येक वृक्ष में फूलों का आ जाना, खुशी और उमंग का भर जाना, उड़ने को पर करना भी कुछ ऐसा ही अर्थ दे रहा है। जैसे पक्षियों की उड़ान पर भी यह लागू होता है, और मानव मन की उमंग पर भी यह लागू होता है कि उड़ने को पर कर देते हो। ठीक ना। सौंदर्य से आँख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक दे रहा है कि किस तरह से फागुन की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है, जिससे कभी अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? क्योंकि फागुन का महीना भी आपने अर्थ में भी पढ़ा कविता में, और वैसे भी आप जानते हैं वसंत महीना भिन्न होता है, फागुन भी वसंत के ही आसपास होता है। तो देखिए प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण ही फागुन का महीना अन्य मासों से भिन्न होता है। देखिए फागुन में वातावरण जो होता है वह बहुत ही सुहावना होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल इसी महीने में खिले होते हैं। आसमान भी साफ और स्वच्छ होता है। पक्षियों का समूह आकाश में विहार करते हुए भी दिखाई देता है। वृक्षों पर नए फूल नए पत्ते आ जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण फागुन का महीना जो होता है वो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है ना। आइए अब हम इस पार्ट का पांचवा और इस पाठ का भी अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखनी है आपको। तो देखिए इन कविताओं को दो शीर्षक यहाँ आपने पढ़ा, उत्साह और अट नहीं रही है। इन दोनों शीर्षकों के माध्यम से हमें यह बताना है कि निराला की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो कैसी हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निराला जी ने प्रकृति चित्रण द्वारा मानव के मन के भावों को प्रकट किया है। ये पहली विशेषता, और भी आपने पहले प्रश्न में देखा भी कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि वह अंतर मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठा देती है। ठीक है ना। तो ये इसकी पहली विशेषता भी है कि प्रकृति चित्रण द्वारा मानव मन के भावों को प्रकट किया गया है। दूसरी विशेषता है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया कवि ने। जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब ये फागुन को सांस लेने की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर यानी फागुन को मानव के समान सांस लेते हुए दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना। और इसकी तीसरी विशेषता जो है वो गीत शैली है, अर्थात इस पद्य को, इस अंश को हम गा भी सकते हैं। ठीक ना। क्योंकि इसमें संक्षिप्तता भी है, अनुभूति भी है और गेयता भी है, तथा भाषा भी प्रवाहपूर्ण है। इसलिए इसको हम यानी इसकी तीसरी विशेषता जो है वो गीत शैली का प्रयोग है। ठीक है ना। और सांकेतिकता, इसकी अगली विशेषता है सांकेतिकता। क्योंकि छायावादी कविता के जो शब्द होते हैं वो अपने आप में जो अर्थ देते हैं देते ही हैं, उससे अलग भी कुछ अर्थ उनके ध्वनित होते रहते हैं। ठीक है ना। और ये छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें निराला जी ने सांकेतिकता का भी प्रयोग किया है, सांकेतिकता भी दिखाई है, दर्शाई है। ठीक है ना। और लघु शब्दों का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ लघु शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी इस कविता के आधार पर निराला जी की काव्य शिल्प विशेषताएं। एक बार फिर से देख लें। पहली विशेषता प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना। दूसरी विशेषता है मानवीकरण का प्रयोग। तीसरा है गीत शैली का प्रयोग। अगली विशेषता है सांकेतिकता। ठीक ना। और संस्कृत निष्ठ छोटे छोटे या लघु लघु शब्दों का प्रयोग। ठीक।
तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही। इसके यहीं पर यह कविता भी समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर को हम आपके समक्ष नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। बस ओके, थैंक यू।